संसार में कुछ आत्माएं समाज की दिशा परिवर्तन के लिए आती हैं, परंतु एक महान आत्मा ऐसी आई जिसने मानवता को उत्थान और कल्याण का मार्ग दिखाया, सत्य समझाया। ज्यादातर लोग जो राजीव भाई के ऊपर वीडियो बनाते हैं, उनकी वीडियो बनाने की शैली में या तो राजीव भाई के चले जाने का दुख होता है, नहीं तो आयुर्वेद के किसी सूत्र का ज्ञान होता है। मैं जानता हूं कि राजीव भाई की अकाल मृत्यु से हर देशभक्त का मन व्यथित होता है, लेकिन इस वीडियो में मैं यहाँ सिर्फ दुख प्रकट करने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको ये बताने आया हूँ कि राजीव भाई के घटनाक्रम से हम क्या सीख सकते हैं और कैसे राजीव भाई के द्वारा छेड़ी गई उस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए जो भी साथी अपने आप को राजीव भाई का फॉलोवर मानता है, वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी और भूमिका समझ आएगी। राजीव भाई ने इस देश में जो काम किया, उसे सही मायने में समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि एक राष्ट्र को गुलाम बनाया कैसे जाता है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक इंटरव्यू दिखाना चाहता हूँ। यह इंटरव्यू साल 1984 में लिया गया था। इंटरव्यू के अंदर रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी का एक एजेंट यूरी बेज़मेनोव इस बात पर चर्चा कर रहा है कि राष्ट्रों को गुलाम बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं। पहले तो आप वो इंटरव्यू देखिए। Ideological subversion is the slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community, and their country. It's a great brainwashing process which goes very slow, and it's divided in 4 basic stages. इस इंटरव्यू में एजेंट बता रहा है कि किसी भी राष्ट्र को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक आइडियोलॉजिकल सबवर्जन नाम की प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि यह आइडियोलॉजिकल सबवर्जन शब्द का मतलब क्या होता है। इसी शब्द का मतलब बताते हुए एजेंट इंटरव्यू के अंदर बता रहा है कि आइडियोलॉजिकल सबवर्जन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके अंदर किसी भी राष्ट्र को मानसिक रूप से अपना गुलाम बनाया जाता है और इस हद तक उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि भले ही उनके सामने सच्चाई सारे सबूतों के साथ लाकर रख दी जाए, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं कर पाते। लोगों को इस हद तक मानसिक गुलाम बनाने में समय लगता है। यह कोई 1-2 साल या 10 साल का भी काम नहीं है, इसमें समय लगता है। वो एजेंट तो इस आइडियोलॉजिकल सबवर्जन प्रक्रिया के 4 चरण भी बताता है जिसमें यह प्रक्रिया पूरी होती है। The first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of at least 3 generations of American students without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism, American patriotism. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures, even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it. डीमोरलाइजेशन का मतलब होता है नैतिक पतन, यानी कि उस राष्ट्र के लोगों को लगातार कई वर्षों तक यह समझाते रहना कि उनका तो कभी कोई गौरवशाली इतिहास ही नहीं था, या वह तो हमेशा से ही असभ्य रहे हैं, उन्हें तो कपड़े पहनना, खाना खाना या घर बनाना आता ही नहीं था, ये तो हमेशा से जानवरों की तरह रहते आए हैं, एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर लड़ते मरते आए हैं,
या फिर इस देश में जिनको महापुरुष माना जाता है वो लोग तो कभी यहाँ पैदा ही नहीं हुए? इस देश का सारा इतिहास बस मिथक कहानियों के अलावा और कुछ नहीं है। इस देश में कभी किसी सभ्य और बुद्धिमान व्यक्ति ने जन्म लिया ही नहीं और ना लेगा। इस देश में तो केवल मूर्ख, असभ्य और कायर लोगों ने ही जन्म लिया है। यह सब समझाने के साथ साथ देश के लोगों को यह समझाया जाता है कि जो कुछ भी सभ्य है वो शासक वर्ग के पास है। जो कोई भी बुद्धिमान पैदा होता है वो शासक वर्ग में ही पैदा होता है। सभ्य खाना, कपड़े पहनना या घर बनाना अगर किसी को उसका ज्ञान है तो वो केवल शासक वर्ग को है। गौरवशाली इतिहास अगर किसी का है तो वो भी शासक वर्ग का ही है। दुनिया की सबसे ज्यादा वीर जाति कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ शासक जाति है। देश के लोगों को ये सब समझाने की प्रक्रिया कम से कम 25 से 30 साल में की जाती है। 25 से 30 साल क्यों? इतना समय क्यों? इतना समय इसलिए कि 25 से 30 साल में देश के अंदर की एक पीढ़ी वयस्क हो चुकी होती है। इस पीढ़ी ने बचपन में स्कूल में पढ़ने से लेकर पूरी तरह वयस्क होने तक शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से इस तरह की ही बातें हर जगह सुनी होती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि यह पीढ़ी मानसिक रूप से अपने राष्ट्र को दुनिया का सबसे निकृष्ट राष्ट्र और शासक वर्ग को दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जाति मानना शुरू कर देती है। फिर कुछ सालों में यह पीढ़ी धीरे धीरे देश को चलाने वाली मुख्य धारा में आना शुरू करती है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल सेवाओं में, प्रशासनिक सेवाओं में। इसी पीढ़ी के युवक आईएएस जैसी सेवाओं में आते हैं। ये ही नौजवान देश के अर्थशास्त्री बनते हैं, देश में नेता बनते हैं, बुद्धिजीवी बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, व्यापारी बनते हैं और यहाँ तक कि सामाजिक कार्यकर्ता भी यही युवक युवतियां बनते हैं। कुल मिलाकर देश के प्रमुख स्थानों पर यह ही लोग आकर बैठते हैं। इस डिमोरलाइजेशन की प्रक्रिया से शत्रु ने देश के प्रमुख स्थानों पर उन लोगों को बिठा दिया जो मानसिक रूप से शत्रु के ही गुलाम हैं। The next stage is destabilization. This time, subverter does not care about your ideas and the patterns of your consumption. Whether you eat junk food and get fat and flabby, doesn't matter anymore. This time, and it takes only from 2 to 5 years to destabilize a nation. What matters is essentials: economy, foreign relations, defense systems. And you can see it quite clearly that in some areas, in such sensitive areas as defense and economy, the influence of Marxist-Leninist ideas in the United States is absolutely fantastic. I could never believe it 14 years ago when I landed in this part of the world that the process will go that fast. राष्ट्र को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के बाद उस राष्ट्र को आर्थिक रूप से अस्त व्यस्त किया जाता है और धीरे धीरे उस राष्ट्र को आर्थिक रूप से भी गुलाम बनाया जाता है, ताकि वो अर्थ के लिए शासक वर्ग के ऊपर ही आश्रित हो जाए। The next stage, of course, is crisis. It may take only up to 6 weeks to bring a country to the verge of crisis. You can see it in Central America now. क्राइसिस का मतलब कि देश में अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे करने से देश में आपदा जैसा माहौल पैदा किया जाता है। हजारों लोगों की नौकरियां जाती हैं, काम धंधे बंद हो जाते हैं, लोग भूखे मरने लगते हैं, आत्महत्याओं का दौर शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर एक आपदा जैसा माहौल ही बन जाता है। And after crisis, with a violent change of power, structure and economy, you have so-called the period of normalization. It may last indefinitely. Normalization is a cynical expression borrowed from Soviet propaganda. When the Soviet tanks moved into Czechoslovakia in '68, Comrade Brezhnev said, "Now the situation in brotherly Czechoslovakia is normalized." This is what will happen in the United States if you allow all these schmucks to bring the country to crisis, to promise people all kind of goodies and the paradise on earth, to destabilize your economy, to eliminate the principle of free market competition, and to put a big brother government in Washington, D.C., with benevolent dictators like Walter Mondale, who will promise lots of things, never mind whether the promises are fulfillable or not. Your leftists in the United States, all these professors and all these beautiful civil rights defenders,
they are instrumental in the process of the subversion only to destabilize the nation. When their job is completed, they are not needed anymore. The time bomb is ticking. With every second, the disaster is coming closer and closer. Unlike myself, you will have nowhere to defect to. क्योंकि अब देश में आपदा जैसे हालात बन चुके होते हैं और देश की जनता कभी भी विद्रोह कर सकती है, इससे बचने के लिए प्रचार, मीडिया और देश की सत्ता के माध्यम से लोगों को ये समझाया जाता है कि सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, देश तरक्की कर रहा है, कोई भूख से नहीं मर रहा, कोई आत्महत्या नहीं कर रहा, कोई बेरोजगार नहीं है, ऑल इज वेल। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देश उस समय गृह युद्ध की कगार पर खड़ा होता है। देश जलने के लिए जैसे बस एक चिंगारी की ही प्रतीक्षा कर रहा होता है। वीडियो में दिख रहे केजीबी के एजेंट यूरी बेज़मेनोव ने जिस आइडियोलॉजिकल सबवर्जन प्रक्रिया के 4 चरणों के बारे में बताया, उसका अगर कोई उदाहरण आपको देखना है तो कहीं और मत जाइए, अपने देश भारत को ही देख लीजिए। 1947 से पहले अंग्रेज जब तक इस देश में थे, अपने शासनकाल में उन्होंने अपनी ताकत और अपनी क्षमता का एक बड़ा हिस्सा इस देश के लोगों को डिमोरलाइज करने में लगाया, जिसके लिए बाकायदा उन्होंने इस देश के 7 लाख गुरुकुल खत्म करके कॉन्वेंट स्कूल शुरू किए, जहां उस समय की पीढ़ी को उन्होंने यही सिखाया कि अंग्रेज भारतीयों से हर मामले में श्रेष्ठ हैं। लोगों का स्वतंत्र रोजगार खत्म करके सबको नौकरी करने के लिए मजबूर किया। देश की वेशभूषा खत्म करके लोगों को पैंट शर्ट पहनवाई, हमारे इतिहास को मिथक कथाओं का नाम दे दिया और अपनी मिथक कथाओं को इतिहास की तरह पेश किया। कुल मिलाकर अंग्रेज जाति ने भारतीय जाति को बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से कई वर्षों तक डिमोरलाइज किया और देश को मानसिक रूप से अपना गुलाम बना लिया। अब यह पहला चरण सफलतापूर्वक हो जाने के बाद उन्होंने दूसरे चरण यानी कि डीस्टेबलाइजेशन को भी अंजाम दिया। 1930-31 आते आते अंग्रेजों को यह लगने लगा था कि अब इस देश में टिक पाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है और वह ज्यादा दिन तक इस देश में रहकर इस देश पर शासन नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने यह विचार किया कि देश से जाने से पहले वह इस देश को डीस्टेबलाइज करके जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने साल 1934 में देश के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखी और देश को आर्थिक रूप से भी अपना गुलाम बनाने का कार्य सिद्ध कर दिया। अब देश को मानसिक और आर्थिक रूप से अपना गुलाम बनाकर अंग्रेज जाति ने आइडियोलॉजिकल सबवर्जन प्रक्रिया के पहले 2 चरण डीमोरलाइजेशन और डीस्टेबलाइजेशन तो पूरे कर लिए। असलियत में देश की सत्ता में वही लोग आए थे जो मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए उनका लिया हुआ प्रत्येक निर्णय इंग्लैंड की रानी के पक्ष में ही हुआ। उन नेताओं ने भारतीयता को कभी समझा ही नहीं और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सभी व्यवस्थाओं को जैसे का तैसे रहने दिया। उन व्यवस्थाओं के ही चलते रहने से 1947 के बाद से यह देश और तेजी से टूटने लगा। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और परंपरा हाशिए पर आ गई। समाज में पूरी तरह अशांति फैल गई। लोग 2 जून की रोटी के लिए कुछ भी करने को तैयार होने लगे। समाज में हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई। न्याय, चिकित्सा, शिक्षा सबका औद्योगिकरण हो गया। किसान आत्महत्या करने लगे, व्यापारी अपना काम छोड़ने लगे, लोग गांव छोड़कर शहरों में आने लगे। हवा में जहर घुल गया, पानी दूषित हो गया, भोजन खाने लायक नहीं बचा। नशे में धुत देश का युवा कोई कर्म करने लायक नहीं बचा। 1-2 नेता को अगर अपवाद के रूप में छोड़ भी दिया जाए तो 1947 के बाद देश में कोई भी ऐसा नेता नहीं आया जिसने अंग्रेजों की इस आर्थिक और मानसिक गुलामी से देश को बचाने का प्रयास किया हो। वर्तमान की बात करें तो देश में लोग इस व्यवस्था से इस हद तक परेशान हो चुके हैं कि बस जैसे किसी एक चिंगारी की ही प्रतीक्षा में हो। इसी अवस्था को वो एजेंट तीसरा चरण यानी कि क्राइसिस बोल रहा है। इस चरण को चलते हुए अब काफी समय हो गया है और जनता विद्रोह ना कर दे, इसलिए कई सालों से इस देश में बन रही सरकारें लोगों को इस भ्रम में डालने के प्रयास में लगी हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। यही आ जाता है चौथा और आखिरी चरण, जिसे एजेंट ने नॉर्मलाइजेशन बताया।
आज मीडिया का इस्तेमाल करके सत्ता लोगों को यह बताने में लगी हुई है कि कैसे वो पिछली सरकार से बेहतर है और वो देश को आगे लेकर जा रही है, जबकि सच तो ये है कि चाहे देश में किसी की भी सरकार आ जाए या किसी को भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए, देश को तो गुलाम ही चलाएंगे और गुलाम अपने मालिक को खुश करने के लिए वो सब काम करेंगे जो मालिक के हित में हो। और सचमुच में 1947 के बाद इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कभी संगठनात्मक और एक व्यवस्थित लड़ाई लड़ी भी नहीं गई, क्योंकि मानसिक रूप से गुलाम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं करते, वह व्यवस्था में संशोधन की बात पर ही अटके रहते हैं। ऐसे मानसिक रूप से गुलाम, उदासीन, वीर्यहीन और बटे हुए समाज के पास जब आजाद हो जाने के सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, तब इस पुण्य भूमि पर एक वीर सपूत ने जन्म लिया, जिसका नाम था राजीव दीक्षित। आज तक अंग्रेजी शिक्षा ने हमें यही पढ़ाया था कि अंग्रेज जाति इस दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जाति है, और अगर दुनिया की सबसे पिछड़ी और निकृष्ट जाति है तो वो भारतीय जाति है। राजीव भाई ने देश भर में घूम घूम कर, गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया कि दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जाति भारतीय जाति और सबसे निकृष्ट अंग्रेज जाति है। जैसे जैसे राजीव भाई अपने व्याख्यान देते गए, वैसे वैसे धीरे धीरे लोगों को उनकी बातों पर यकीन होना शुरू हो गया। राजीव भाई ने तर्क सहित उन सभी बातों का खंडन कर दिया जिनमें अंग्रेजों ने भारत के इतिहास और प्राचीन संस्कृति को दोयम दर्जे का बता दिया था। राजीव भाई ने लोगों को उनके गौरवशाली, समृद्धशाली और सच्चे इतिहास से परिचित करवाया, हमारे बुद्धिमान पूर्वजों से हमें परिचित करवाया, भारतीय उत्तम विज्ञान से परिचित करवाया, गांव की व्यवस्थाओं से परिचित करवाया और एक बहुत ही सुंदर भारतीय संस्कृति से भी हमें अवगत कराया। अब मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम, डिमोरलाइज हो चुके गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों को अपना भगवान मानने वाले भारतीयों ने जब किसी भारतीय के मुख से ये सब बातें पहली बार सुनी, तो इन बातों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और उनके मन में यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या सच में भारतीय जाति ही दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जाति है। उनके इस प्रश्न का उत्तर राजीव भाई निरंतर अपने व्याख्यानों में देते रहे और देखते ही देखते कुछ वर्षों के अंदर ही निरुत्साह और मानसिक गुलाम भारतीयों के अंदर फिर से उत्साह का संचार होने लगा। भारतीय लोग अब अपनी संस्कृति और अपने देश के लोगों से घृणा नहीं कर रहे थे, बल्कि अब वह अंग्रेजों को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। सचमुच में राजीव भाई का प्रथम लक्ष्य तो लोगों का यह स्वाभिमान ही जगाना था, और जिसे जगाने में वे कामयाब भी हो गए। अब ये स्वाभिमानी, मानसिक रूप से आजाद लोग राजनीतिक और आर्थिक आजादी दिलाने के लिए संगठन बनाकर क्रांति के लिए तैयार थे। लोग बस अपने सेनापति राजीव भाई के एक इशारे की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। लोगों को यह लगने लगा था कि अब भारत को गुलामी से मुक्त करने वाला तारणहार आ चुका है। लेकिन लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि दुश्मन कहीं दूर बैठा भारत में होने वाली हर गतिविधि पर नजर जमाए बैठा है। जैसे ही उसने देखा कि कोई उसके गुलामी के मायाजाल को भेदने का प्रयास कर रहा है, वह सक्रिय हो गया और उसने अपने विरुद्ध तैयार होने वाली सेना के सेनापति को निशाना बनाया और मार दिया। दुश्मन की यह रणनीति थी कि सेनापति को धराशाही करते ही सेना तितर-बितर हो जाए, और दुश्मन अपनी इस रणनीति में कामयाब भी हुआ। जैसे कि राजीव भाई को मानने वाले सभी लोग किन कामों में लग गए हैं। कोई एक गौशाला खोलने के प्रयास में लगा हुआ है, कोई मिट्टी से मटके बनाने में लग गया है, तो कोई लकड़ी के काम में आनंद ले रहा है। कोई ये सोच रहा है कि आयुर्वेद के वापस आ जाने से भारत विश्व गुरु बन जाएगा, तो कोई ये सोचता है कि देश में गुरुकुल खोल दिए जाएं तो भारत पहले जैसा बन जाएगा। बहुत लोग इस प्रयास में लगे हैं कि ऑर्गेनिक खेती की जाए। ये सभी बातें सेना के भटक जाने की वजह से ही हैं, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि ये सारे काम राजीव भाई ने ही हम सबको करने के लिए बताए थे। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि सिर्फ इन ही कामों के करने से देश में परिवर्तन आ जाएगा, और सब राजीव भक्तों को सिर्फ यही काम करना है और कुछ नहीं। और राजीव भाई ने भी यह सभी साधन लोगों को इसलिए बताए थे ताकि लोगों का स्वाभिमान जग सके और लोग एक संगठन बनाकर देश में सत्ता के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ें।
जिसके लिए वो काम भी कर रहे थे, और अगर उनकी अकाल मृत्यु ना हुई होती तो शायद वो इस काम को करने में सफल हो गए होते। उनके इस विचार को कोई भी समझ नहीं पाया। सब अपनी अपनी मर्जी के कामों में व्यस्त हो गए और राजीव भाई का सपना अभी भी अधूरा ही पड़ा है। हम सभी लोग राजीव भाई को अपना गुरु मानते हैं, और एक अच्छा शिष्य वही हो सकता है जो गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से संतुष्ट न रहकर ज्ञान को एक अगले स्तर पर लेकर जाए। उसी प्रकार जहां तक राजीव भाई ने ये षड्यंत्र को समझाया, हमने उससे आगे और अध्ययन करके षड्यंत्र की और गहराई नापी। राजीव भाई ने अपनी बात यहां तक रखी थी कि देश के अंदर ये जो विदेशी कंपनियां हैं, ये देश को लूट रही हैं, और देश की सारी समस्याओं की जड़ ये विदेशी कंपनियां हैं। लेकिन ये षड्यंत्र सिर्फ विदेशी कंपनियों तक जाके सीमित नहीं हो जाता, बल्कि उन विदेशी कंपनियों के ऊपर बैंक बैठे हुए हैं, और बैंकों के पास पैसे बनाने की ताकत है। वो जिस कंपनी को फाइनेंस कर देते हैं, वो कंपनी किसी भी देश को लूटने के लिए तैयार हो जाती है। किसी भी सभ्यता के मूल में एक अर्थव्यवस्था होती है। जिसके हाथ में ये अर्थव्यवस्था होती है, वो समाज को अपने अनुसार संचालित कर सकता है। अगर बैंक धोती बनाने वाले कारीगरों को फाइनेंस कर दें तो समाज में लोग धोती पहनना शुरू कर देंगे। अगर बैंक गांव के अलग अलग कारीगरों को उनके काम के लिए फाइनेंस कर दें तो लोग उनके सामानों का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। जिसके हाथ में अर्थव्यवस्था होती है, वो यह निर्धारित कर सकता है कि समाज में लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे घरों में रहेंगे, सभी को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यहां तक कि वो ये भी निर्धारित कर सकता है कि आपका स्वभाव कैसा होगा। अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करके मानव स्वभाव को भी बदला जा सकता है, और आज की अर्थव्यवस्था बड़े बड़े व्यापारियों, सरकार के किसी मंत्री या किसी सरकारी अफसर के पास नहीं, बल्कि देश के कॉमर्शियल बैंकों के पास है। और उन कॉमर्शियल बैंकों की व्यवस्था कुछ चंद लोगों के हाथों में है, जिनका उद्देश्य दुनिया को गुलाम बनाना है। दुनिया की सरकारें और उनमें बैठे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनके लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के औजार हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब तक कोई औजार उनके काम का होता है, तब तक उसे देश की गद्दी पर बैठाया जाता है, और जब कोई उससे अच्छा काम करने वाला नौकर उन्हें मिल जाता है तो वो पुराने वाले को हटाकर नए वाले को ले आते हैं। और देशों की जनता को ये लगता है कि अपने देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वो खुद चुनते हैं। इसलिए ही प्रसिद्ध फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने ये बात कही थी कि अच्छा है कि देश के लोग हमारी बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली को नहीं समझते। अगर समझते तो मुझे विश्वास है कि सुबह होने से पहले ही क्रांति हो जाएगी। युद्ध का बिल्कुल सीधा सा नियम होता है कि आपको सेनापतियों की एक अच्छी खासी संख्या खड़ी करनी होती है, ताकि अगर युद्ध में एक सेनापति मार दिया जाए तो तुरंत सेना के बिखरने से पहले दूसरा सेनापति उसकी जगह ले ले, क्योंकि बिना किसी सेनापति के सेना में भगदड़ मच जाती है, और इसलिए लोगों को लेकर चलने के लिए एक नेता की जरूर आवश्यकता होती है। इन सेनापतियों के समूह को ही संगठन कहा जाता है। इसलिए साथियों, उस समय राजीव भाई के साथ जो लोग खड़े हुए थे, उन्हें हम संगठन के लोग नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें से कोई भी नेतृत्व नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उस व्यवस्था को बिना खत्म करे आप गौशाला खोलने चले गए या खेती करने चले गए, तो वो व्यवस्था तो अब भी निरंतर चल ही रही है, और वो दोबारा भारतीय व्यवस्था को खत्म करती रहेगी। जहां एक तरफ आप एक गौशाला खोलकर उसमें 20 देसी गाय रख रहे होते हैं, वहीं उसी समय देश के अंदर कहीं और 200 देसी गाय कत्ल खाने में कट जाती हैं। जहां आप एक तरफ अपने खेत में ऑर्गेनिक खेती करने की शुरुआत करते हैं, तो वहीं उसी समय बहुत सारे किसान पहले से कर रही देसी खेती को छोड़कर यूरिया और फर्टिलाइजर वाली खेती करना शुरू कर रहे होते हैं। भारत में आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह भारतीय पद्धति पर चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो भी खत्म होने की कगार पर हैं। अभी तक दुश्मन हमारे ऊपर वार करता आया है, वह हमारी संस्कृति और सभ्यता को बहुत तेजी से खत्म कर रहा है, और हम कभी गौशाला खोलकर तो कभी आयुर्वेद की बात करके सिर्फ उसके वार से बचते ही रहते हैं। अगर हम उसके ऊपर उल्टा वार नहीं करेंगे तो वो और ताकतवर होता चला जाएगा। क्यों आवश्यकता पड़ी इस पूरे परिवर्तन की? क्योंकि पूरी मानवता खतरे में है। चंद मुट्ठी भर लोगों ने पूरी दुनिया की सारी संपत्ति पर, सारे सुख और सुख के साधनों पर नियंत्रण कर लिया है।
और जो है सारी दुनिया की खुशियां कुछ लोगों की मुट्ठियों में कैद हो गई हैं। अब इससे इस पूरी मानवता को बचाना है। देखो वो लोग अपने एक ये से बाज नहीं आ रहे हैं। ये जो पूरी साम्राज्यवादी ताकतें, इनकी शुरुआत हुई कुछ लोगों से। नेपोलियन, हिटलर आदि उसके बाद में शिकार हुए। पूरी ये दुनिया की साम्राज्यवादी पूंजीवादी जो सोच है, इसके दो हैं संस्थापक। एक हैं रॉथशाइल्ड और दूसरे हैं रॉकफेलर। जो कुछ मैंने आपको समझाया वही बात आप अपने पड़ोसी को समझाइए। और रोज अगर किसी एक व्यक्ति को आप ये बात समझाएंगे तो एक साल में हर व्यक्ति 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा। और वो 365 परिवारों में कौन जाने दूसरा राजीव दीक्षित पैदा हो और इस देश के हजारों घरों तक वो मैसेज जाए। घर घर में, गांव गांव, गली गली में ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है और ये संदेश पहुंचाने का काम आपको करना है।